नमस्कार साहित्य प्रेमियों, मैं हूँ वैष्णवी और लेकर के आई हूँ आपके लिए कोहबर की शर्त, जिसको लिखा है केशव प्रसाद मिश्र जी ने। कार्तिक की बुआई शुरू हो गई। घर घर में बुआई जुताई के लिए कामों में तेजी आ गई। ओमकार किसी तरह से बीज बनवा रहा था। काका दुआर संभालते थे। इसी समय काका बीमार पड़ गए तो ओमकार की परेशानियां और भी बढ़ गई। सवेरे सूरज निकलने से पहले हलवाहे के साथ हल बैल और बोने के लिए बीज लेकर खेत में पहुंचना, हल नथवा कर घर लौटकर खाना बनाना, फिर 12 साल के छोटे भाई चंदन को खिला पिला उसके हाथ हलवाहे के लिए खेत में खाना भेजना और ऊपर से काका की तीमारदारी। सांझ को खेत से लौटे हुए बैलों के कंधे पर हल्दी पीसकर छापना, उन्हें खिलाना पिलाना तथा घर द्वार दोनों की देखरेख में ओमकार टेंग गया। निरोग रहने पर काका द्वार के अलावा और भी काम संभाल लेते थे, किंतु बुआई के ऐन मौके पर वो बीमार पड़ जाते। ओमकार की एक टांग ही टूट गई। 5-7 दिन की खैर बिरवा दवाई के बाद भी जब कोई लाभ न हुआ तो ओमकार ने वैद्य बुलवाने के लिए काका से राय ली। काका बिगड़ गए। सारी कमाई हकीम वैद्य को दे दो। जरा सी जर खांसी क्या हुई कि पड़ गए वैद्य हकीम के पीछे। भगवान के सहारे नहीं रहा जाता, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। काका कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन बगल में पड़ाई चाची के आ जाने से चुप लगा गए। का है ओमकार? आते ही चाची ने पूछा। यही काका बीमार पड़े हैं। चौबे छपरा के वैद्य जी को बुलाने की बात चलाई तो कहते हैं सारी कमाई हकीम वैद्य को दे दोगे। चुपचाप रहो, ऐसे ही अच्छा हो जाऊंगा। ऐसे ही अच्छा हो जाएगा? चाची कुछ कड़ी होके कहने लगी। आगे नात न पीछे पगहा। रुपया बटोरने के पीछे तो इस आदमी की सारी जिंदगी सिरा गई। धर्म पुत्र करने और गंगा जी नहाने के लिए रटती हुई मेहरारू मर गई, लेकिन ये आदमी कान में तेल डाले बैठा रहा। इनमें हंसी उनसे दिल लगी। रुपया अपने संग ले जाओगे? चाची ने काका को बचपन से खिलाया पिलाया, तेल उपटन किया था। काका उनसे बहुत दबते थे। चुप्पी पर चाची फिर बोली। बोलते क्यों नहीं? चुप्पी क्यों साध ली? क्या बोलूं? काका धीरे से बोले। हमने कहा कि 2-4 दिन देख लो। और क्या? 2-4 दिन और क्या देख लो? इतने दिन में खांसी बुखार काबू में नहीं आया तो देर करने से क्या लाभ? कार्तिक की बुआई अकेला ओमकार तुमको देखेगा कि खेत की बुआई संभालेगा? सुनो ओमकार, कल सवेरे चौबे छपरा वाले वैद्य जी को बुलवा लो, रुपया हमसे ले लेना। चाची बगल के पीछे पर बैठ गई और काका की ओर ताक ताक कर तरह तरह की बातें समझाने लगी। काका चुपचाप लेटे हुए चाची की बातें सुनते जा रहे थे। चाची फिर कहने लगी। तीसरी के हकदार हो। इन भतीजों को पाला पोसा तो इन्हें ब्याह करके बसा भी दो। हमने ब्याह शादी के लिए कब रोका? चाची कोई तिलक हरू भी आए कि ब्याह ही हो जाए। घर द्वार की चिंता न करो, तिलक हरू तो द्वार खोद मारे, लेकिन अपनी बेटी कोई ऐसे थोड़े देगा। लोग जाने भी तो कि घर पर किसी बड़े बूढ़े की छां है। तुमको तो नाच नौटंकी से फुर्सत नहीं, घर की चिंता कैसे करोगे? तभी उनके बेटे बिहारी ने अपने घर से आवाज लगाई। चाची उठती हुई बोली। सुनो ओमकार, अगर ये मना भी करे तब भी चंदन को किसी के साथ चौबे छपरा भेज देना। दूसरे दिन भोर में ही ओमकार ने वैद्य जी को बुलाने के लिए चंदन को तैयार किया। नदी में पानी भरा था, इसीलिए नाव से ही जाने को कहा। नाव खेने के लिए अपने हलवाहे के लड़के सुमिरिया दशरथ को चंदन के साथ लगा दिया। चंदन डोंगी की अगली फेंक पर बैठा। दशरथ ने लग्गी संभाली। नाव चौबे छपरा और बलिहार के बीच में पहुंच रही थी। चौबे छपरा की सीमा में किनारे पर खड़े बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बने दीपा सत्ती के चौरे के पास कुछ देर सुस्ताने के बाद दशरथ ने कान पर हाथ रखकर तान छेड़ दी। गोरे गोरे सांवर सांवर उमिरी में बरोबर बाड़े, केहू नहीं खेलौकत मझोल हाय रे जियरा। दशरथ के आलाप पर चंदन के बदन में जैसे गर्मी आ गई। वह जल्दी जल्दी लक्की मारने लगा। चाल तेज हो गई और समय से पहले ही नाव चौबे छपरा के पास पहुंच गई। सूरज निकल आया था।
तीर पर एक कतार में बैठी हुई 10-12 लड़कियां बर्तन मांज रही थी। लग्गी से पानी काट चंदन नाव को वृत्ताकार मोड़ रहा था। अगला फेंक जब किनारे की ओर घूम गया तो एक लग्गी तेजी से हुमचती तेज गति से नाव किनारे की ओर बढ़ी। अपनी ओर घूमती हुई नाव के कारण बर्तनों पर लूड़े चलाते हुए लड़कियों के हाथ रुक गए और वे नाव पर बैठे हुए दशरथ तथा लग्गी मारने वाले चंदन को देखने लगी। चंदन ने दूसरी लग्गी मारी। नाव का अगला फेंक झोंके से लड़कियों से एकदम सटकर एक की बलटोई से लड़ते हुए किनारे पर चढ़ गया। पास की 2-3 लड़कियां भरभरा कर उठ गईं। अरे रे रे, एकदम से आना रोका, पातर लगी है, लचक गई, सध न सकी पानी, गलत कट गया। एक छोटी सी नाव मान में नहीं आती तो लग्गी मारने क्यों चले हो? इसी जगह पर नाव चढ़ानी थी और घाट नहीं था क्या? फाड़ का फेंटा कमर में लपेटे फुप्ती घुटने से मोड़कर मर्दानी धोती की तरह पीछे खोसी हुई, दोनों हाथों में बटलोई के पेंदे की कालिख लगाए क्रोध से भरी हुई लड़की चंदन को ताकने लगी। दशरथ कूद कर नाव का अगला फेंक दोनों हाथों से खींचकर ऊपर चढ़ा रहा था और चंदन डोगी में लग्गी फंसा अपने को साधता हुआ नीचे उतरने के लिए नाव के अगले फेंक की ओर बढ़ रहा था। एकाएक पैर फिसला तो अपने को बचाने के लिए चंदन घुटने भर पानी में छप से कूद गया। कपड़े तो नहीं भीगे, किंतु ऊपर से नीचे तक छींटे पूरी तरह चंदन की देह पर पड़ गए। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। खड़ी हुई लड़की की जगह नाव से भर गई थी। उसे संबोधित कर दूसरी लड़की बोली, ए गुंजा, बर्तन उठा के मेरे पास आ जा। गुंजा बर्तन उठा रही थी कि चंदन ने सहमी आवाज में पूछा, वैद्य जी का घर किस टोल में है? बर्तन मांजती हुई लड़कियों के हाथ रुक गए। एक बोली, गुंजा के ही बाप तो हैं वैद्य जी, लेकिन घर किस टोल में है? है तो पूर्वी टोल में ही, लेकिन गांव के बीच में पड़ता है। मंदिर की बगल में सेमल वाला पेड़ तकते हुए ऊपर गांव में चढ़ जाना। द्वार पर नीम का एक झंगाट घना पेड़ है। पूछोगे तो कोई भी वैद्य जी के घर की राह बता देगा। वैद्य जी को जल्दी से ले जाना है, अगर यही साथ चलती तो। चंदन ने कुछ प्रार्थी स्वर में गुंजा को देखते हुए कहा। हमको क्या पड़ी है? गुंजा बोल उठी, तुम्हें अपने काम की जल्दी है, हमको अपने काम की जल्दी है। चंदन और दशरथ एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चलो चलो चंदन, चौबे छपरा कोई कलकत्ता शहर नहीं है कि वैद्य जी का घर नहीं मिलेगा। ना हम लोग बबुआ हैं जो भूल जाएंगे। चंदन की पीठ को आगे ठेलता हुआ दशरथ बोला, अच्छा तो जरा नाव पर निगाह रखना। नाव का ऐसा डर था तो संग में कोई रखवार ले आते। गुंजा फिर बोली, रखवारी की कोई जरूरत नहीं है, नाव कोई चोरी थोड़े ही हो जाएगी, कहीं पानी में बह न जाए इसी का जरा ख्याल रखना है। जाड़े का दिन है, फिर तैर कर पकड़ना पड़ेगा। यहाँ किनारे पर बांधने लायक कोई फेड़ खूट भी नहीं है। चंदन बोला, नहीं है तो तुम्हारी नाव अगोरने के लिए कोई बैठा नहीं रहेगा। हम लोगों के रहते अगर लौट आए तो ठीक है, नहीं तो तुम जानो तुम्हारी नाव जाने। गुंजा फिर बर्तन मांजने लगी। 15-20 मिनट में बर्तन मांज धोकर सभी निपट गई। चंदन और दशरथ मंदिर की ओट हो गांव में घुस चुके थे। बड़ी थाली में अपने बर्तनों को सरिहा कर गुंजा ने रख दिया था और सभी लड़कियों की मदद से नाव को पानी में जोर से ठेल दिया था। नाव चक्कर खाती हुई बलिहार की ओर धीरे धीरे बहने लगी। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगी। नाव जब बीच में पहुंच गई तो सभी अपने अपने सिरों पर बर्तन उठा गांव की ओर लपकी। रास्ते में लौटते हुए दशरथ चंदन ने मुठभेड़ होने के डर से वे मंदिर के पास से दूसरी राह में गांव में घुस गए। चंदन और दशरथ वैद्य जी के घर पहुंचे तो वह पूजा कर रहे थे। दोनों बाहर पलानी में पड़ी चौकी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बगल से आती हुई सिर पर चमचमाते बर्तन लिए हुए गुंजा दिख गई। नाव तो ठीक ठिकाने है ना? चंदन ने पूछा। गुंजा ने चंदन को नहीं देखा था। एकाएक चंदन द्वार टोक दिए जाने से सहम गई। कुछ घबराती हुई सी एक ही सांस में बोल गई, जब लौटे तो थी, इस समय कौन जाने। और वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई।
वैद्य जी को बाहर निकलने में लगभग 5-7 मिनट और लग गया। लोग घाट पर पहुंचे तो देखा नाव बहकर उस पार के किनारे की एक झाड़ी में अटक गई है। चंदन ने दशरथ का मुंह देखा और दशरथ अपने कपड़े उतार अंगूछा पहन पानी में कूद गया। नाव पर बैठकर बलिहार की ओर चले तो राह में ही वैद्य जी ने चंदन से उसके घर के बारे में सब कुछ पूछ लिया। बलिहार आए तो काका को देखने से पहले उन्होंने ओमकार को देखा, बातचीत की। उसके बाद काका को देखने घर पहुंचे। काका चुपचाप लेटे थे। वैद्य जी से हल्का फुल्का परिचय था, लेकिन वैद्य जी ने बड़ी आत्मीयता दिखाई। नाटिका देख लेने के बाद वैद्य जी काका से इधर उधर की बातें करते रहे। बातचीत के सिलसिले में जब वैद्य जी से काका ने सुना कि उसकी बीमारी बिगड़ गई है और दवाई लगभग 3 महीने करानी पड़ेगी, तो वह उठकर बैठ गए और वैद्य जी की ओर तर्जनी दिखाकर बोले, सुनिए वैद्य जी, हकीम वैद्य से हमारा मन नहीं भरता। जो जन्म देता है वही रोक देता है। जो कुछ भोग भोगाओ लिखा रहता है भोगना ही पड़ता है। अगर डोरी लटक गई तो पकड़ के चढ़ जाऊंगा। उस समय कोई वैद्य हकीम रोक नहीं पाएगा। इसीलिए दवा बिरो के फेर में मैं नहीं पड़ता, लेकिन इन लड़कों के आगे अब नहीं चलती। गांव वालों के बहकावे में आ गए, चट आपको बुला लिए। अब बुला तो लिया, लेकिन दाम कहाँ से आएगा? दाम की चिंता आप क्यों करते हैं? आप जिसमें खुश हो वही होगा, लेकिन हम जैसे कहें वैसे चलिए। जो दवा दे खाइए, नियम परहेज से रहिए। 3 दिन तक की दवाई दें, खाने की पूरी विधि बता और चौथे दिन फिर आने को कहकर वो घर चले गए। गांव के बाहर तक ओमकार पहुंचाने आया। ओमकार से इधर उधर की बातें करते हुए वैद्य जी नाव से पार उतरकर दूसरे गांव में रोगी देखने चले गए। वैद्य जी जवार के 10-12 गांवों के लिए सुखेन थे। बराबर उनको दौड़ते ही बीतता था। आज इस गांव में तो कल उस गांव में। बुलाहट पर तो विशेषकर वह गांव में जाते ही थे। वैसे अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने प्रत्येक गांव के लिए पारी बांध ली थी। अपनी घोड़ी पर अगल बगल के 5-7 गांवों तक का दौरा कर लेते थे। वो एक बार घर से निकलते तो 2-2, 3-3 दिन के बाद लौटते। बिना बुलाए लोगों को देख आते और कुछ न कुछ कमा लेते। रुपया तो उन्हें उतना नहीं मिलता जितना साल मात के दिनों में बोरे के बोरे अनाज पा जाते थे। बैसाख में लोग साल भर के चुगतान अनाज देकर करते थे। वैद्य जी अनाज वही बेचकर अच्छी आमदनी कर लेते। छोटा सा परिवार था, पत्नी, 2 लड़कियां, रूपा और गुंजा। रूपा ब्याहने लायक हो गई थी, लगभग 14 साल की। गुंजा 10-11 की थी। रूपा के ब्याह के लिए वैद्य जी को चिंतित रहने लगे। गांव-गांव में वर की तलाश किया करते थे। ओमकार रूपा के लिए पसंद पड़ गया। उगते हुए छोटे से परिवार में काका, ओमकार और चंदन। बाकी भीतर का घर एकदम सूना। वैद्य जी ललच गए। तीसरे चौथे काका को देखने के लिए बलिहार आने लगे और मन से उपचार में जुट गए। प्रारंभ में तो काका की बीमारी कुछ बढ़ी, लेकिन फिर वैद्य जी ने काबू में कर ली। बीच में 2-4 बार काका और ओमकार ने वैद्य जी को रुपए देने चाहे, किंतु वैद्य जी ने अस्वीकार कर दिया। काका की बीमारी में लगभग 2 महीने लग गए, किंतु इस बीच उन्होंने काका, ओमकार, चंदन तथा गांव के बड़े बूढ़ों से अच्छी तरह घनिष्ठता बढ़ा ली। काका की बीमारी में ओमकार को भी 1-2 बार चौबे छपरा जाना पड़ा। वैद्य जी की पत्नी ने भी ओमकार को पसंद कर लिया। काका की बीमारी से खंड की बैठकी में सूनापन आ गया। दोपहर को जामुन वाली पड़ती में जब खा पीकर गांव के लोग जुटते तो देखते देखते सांझ हो जाती। परती में लगभग 12 महीने हरी हरी मुलायम दूब भरी रहती। जगह जगह 4-5 जामुन के पेड़ थे जो गर्मी के दिनों में छाया और ठंडक देते थे। जाड़े में लोग इस परती में घाम लेने बैठते। बच्चे दिन भर इसमें खेला करते। गांव का बरबिटोर यही होता। पूर्वी और पश्चिमी टोल की बेटियों के ब्याह में तंबू कनात यहीं करते। इस परती से गांव के सभी लोगों को लगाव था। 2 महीने के बाद पूरी तरह निरोग होकर काका पहली बार जब घर के बाहर निकले तो सबसे पहले इसी परती में बैठे। काका के बैठते ही उनकी बीमारी की चर्चा छिड़ गई। लोग वैद्य जी की प्रशंसा करने लगे। वैद्य जी ने काका को अच्छा कर दिया, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लिया। बगल में बैठा हुआ जियावन बोला, वैद्यवा बेवकूफ नहीं है, 1 का 4 वसूलेगा। अनिरुद्ध काका की ओर ताककर मुस्कुराया। चौबे छपरा वाले नंबरी गोइया हैं। काका से 1-2 बीघा खेत तो जरूर ही लिखवाएंगे। काका भीतर ही भीतर खिसिया कर बोले,
तेरे बाप ने कोड़ाड़ का खेत लिख दिया तो समझता है कि बलिहार में सब कपूत ही जन्मे हैं। तभी सामने से घोड़ी पर चढ़कर आते हुए वैद्य जी दिखाई पड़े। आ गए वैद्य जी, अनिरुद्ध फिर बोला। गांव भर में वैद्य जी कह आए हैं कि तुम्हारी बीमारी में 500 रुपए की दवाई और मेहनत लगी है। या तो 1 बीघा खेत लिखो, नहीं तो हुई बटोर। काका पहले से चेत जाओ। वैद्य जी के आने से गांव के 2-4 बड़े बूढ़े आकर पास बैठ गए। वैद्य जी के उठते ही अनिरुद्ध फिर बोला, काका अच्छे हो गए, लेकिन आपने कुछ लिया नहीं। वैद्य जी, वही तो आज मांगने आया हूँ, वैद्य जी बोले। अनिरुद्ध हंसा। अब बोलो काका, हमारी बात तो पतियाते नहीं थे, अब दो वैद्य जी को। फिर वैद्य जी से बोला, तो मांगिए न वैद्य जी, क्या मांगते हैं? रुपया पैसा हमको नहीं चाहिए, वैद्य जी बोले। तो खेत ले लीजिए, अनिरुद्ध फिर बोला। अरे अनिरुद्धवा, बकबक मत कर, नहीं तो देखता है नहीं डंडा। कहिए वैद्य जी, कुशल मंगल, काका बोले। सब ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध की बात आपने सुनी, वैद्य जी बोले। आप सुनाइए, काका बोले। हमारी आप सुनेंगे, वैद्य जी ने प्रश्न किया। आपने तो हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं आपकी सुनूंगा, कहिए तो सही। मेरे कहने भर से काम नहीं बनेगा, जो कहूँ उसको मानने से होगा। हम आपसे बाहर नहीं हैं वैद्य जी, आप मुंह तो खोलिए। हमें अपना ओमकार दे दीजिए। भीड़ में बैठे हुए लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जो कुछ होगा, वैद्य जी फिर कहने लगे, पान फूल से यथाशक्ति पूजा भी कर दूंगा। का राय है अजोर? बगल में बैठे हुए पद में काका के चाचा लगने वाले ददुआ बोले। जब आप लोगों की राय है तो हमको भी मंजूर है। वैद्य जी की राय है तो हम कैसे कुछ कहें, उन्होंने हमारी जान बचाई है। वाह रे वैद्य जी वाह, क्या साध के लकड़ी मारी है कि काका एकदम से चित्त। काका की तकदीर सही में सोना है, बिना पैसे के दवाई भी कराई और ऊपर से समधी भी बन गए, तो जो जाए बरईछा लगे हाथ। फिर तिलक में भी खाने को मिले, चट मंगनी पट बिया। बात वैसी ही हुई। वैद्य जी ने पतरा निकाल लिया और चश्मा लगाकर पतरा खोलते हुए बोले, आज शुभ साइत है, आप कहे तो बरच्छा कर दूं? हो जाए, ददुआ कहने लगे। शुभ काम में क्या देरी, चलिए वैद्य जी, द्वार पर चलिए। चलो हो राम जोर। ददुआ पहले ही उठ गए। वैद्य जी, काका और लगभग सभी लोग बैठे हुए उठकर काका के द्वार की ओर चले। वैद्य जी ने 51 रुपए से ओमकार की बरक्षा कर दी। कंजूसी के लिए काका गांव भर में प्रसिद्ध थे। भैवदी में गांव के लगभग सभी घरों में भोज भात खा चुके थे। खान पान तो दोनों ओर से चलता है। इसी बात को लेकर गांव के लोग काका को अक्सर टोका करते थे कि घर घर घूम के तो खा आते हो, कभी खिलाने का भी मन नहीं करता। खाते समय तो मोछा बोर बोर के खाते हो, खिलाने के नाम पर बाई गुम हो जाती है। लेकिन काका पर इसका कोई असर न था। टोकने वालों में अनिरुद्ध था, मुंहफट, लेकिन उसको बिना 2-4 गाली सुनाए काका पास में बैठने ही न देते। लेकिन ओमकार के तिलक के दिन काका के घर न जाने कहाँ की रौनक आ गई। बाहर भीतर से लिप पुत कर मकान जगमगा गया। काका बलिया से किराए पर लाउड स्पीकर तय करके आए थे। सवेरे ही मकान के आगे नीम के पेड़ से लाउड स्पीकर से गाने निकलने लगे। गांव की गली गली से लड़के काका के घर की ओर दौड़े और तवा बजाने वालों को चारों ओर से घेर कर डट गए। गांव में जिसके साथ खान पान की भैवती थी, उसके घर खाने का न्योता तो गया ही। जिसके साथ न भी थी, काका उसके घर स्वयं जाकर न्योता दे आए। छोटे से बड़े सभी घर जनवा का न्योता पहुंच गया। सांझ होते होते द्वार पर बिछी हुई चौकियां, खाटे और कुर्सियां गांव जवार के लोगों से खचाखच भर गई। काका को धुसने हंसने वालों की बोलती बंद हो गई। उनके दल वाले मुनिसर, रघुनाथ, अनिरुद्ध, राम कृपाल, सुभा सभी अतिथियों के सादर सत्कार में जुटे थे। तिलक में वैद्य जी ने नगद 1000 रुपए, कपड़े और बर्तन दिए। आंगन लोगों से ठसाठस भर गया। पीतल के गगरे, परात, हंडे और फूल के लोटे गिलास इतने चढ़े कि गांव के लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतना सामान गांव के कम लोगों के घर ही आता है। किंतु तिलक में गांव के किसी ने भी इतने लोगों को न्योता न दिया था।
सवेरे विदाई के समय वैद्य जी बारात में कम से कम लोगों को ले आने की प्रार्थना करते रहे। 15 दिनों के बाद ब्याह का दिन तय हुआ। काका ब्याह की तैयारी में मन से जुटे। जवार के गांव में हाथी घोड़े वालों के पास बारात का न्योता फिरा। निश्चित तिथि पर बारात चलने को तैयार हुई। सजे हुए हाथी, घोड़े और ऊंट, बाजे और धुदके की आवाज से काका का द्वार गूंजने लगा। बलिहार से चौबे छपरा था ही कितना, अधिक से अधिक 1 घंटे भर। दिन डूबते बारात चले तो समय से दरवाजे लग जाएं। सजी हुई बारात जब वैद्य जी के द्वार लगी तो लोगों को खड़े होने की भी जगह न मिली। बारात की शोभा देख पीली पगड़ी और धोती पहने द्वार पूजा करते हुए वैद्य जी के मन में अपार खुशी भर गई थी। द्वार पूजा के बाद वैद्य जी ने बारातियों को शामियाने की जगह अपने घर पर ही जलपान करा दिया। जलपान के बाद शामियाने में महफिल जमी। धराऊ रेशमी कुर्ता, मुरेठा और कंधे पर रेशमी चादर डालकर काका वर की बगल में आ बैठे। भोजन वगैरह हुआ और जल्दी ही ब्याह संपन्न हो गया। ब्याह के बाद कोहबर की रस्म पूरी करने के लिए शहबाले की भी बुलाहट हुई। शहबाला था छोटा भाई चंदन। रात के 11 बजे थे। चंदन शामियाने में सो गया था। नाव ले जाने को जगाने लगा तो उसकी आंख न खुले। नाव तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा। उसने चंदन को गोद में उठाकर आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। नींद में माता चंदन खड़े खड़े झूमता रहा। ब्याह के बाद मड़वे में से सभी आदमी हट गए। कोहबर की रस्म पूरी करने के लिए केवल औरतें ही रह गई थी। नींद में अलसाए चंदन को झकझोर कर जगाने के लिए कई बार ओमकार ने प्रयत्न किया, फिर भी चंदन की नींद पूरी तरह नहीं खुली। दीवार से पीठ टेके हुए चंदन को जगाने के लिए नाव ने भी कई बार झकझोरा तो ओमकार बोला, बहुत सोता है, सो जाने पर इसको जगाना बड़ा कठिन हो जाता है। ये चौबे छपरा है पहुना, यहाँ अच्छे अच्छे की उघाई टूट जाती है। इनको तो मैं चुटकी बजा के जगाती हूँ। बगल में खड़ी हुई गुंजा बोली और देखते देखते पानी भरे हुए कंडाल में से एक पुरवा जल निकाल चुल्लू में भरकर उसने छप से चंदन की आंखों पर मार दिया। नींद में माती आंखों पर ठंडा पानी पड़ा तो चंदन ने आंखें खोल दी। देखा पहुना, गुंजा फिर बोली। बाप रे बाप, हर घड़ी लुत्ती की तरह फर फर उड़ती है। चीन लो बबुआ, ये तुम्हारी साली है गुंजा, नाउन बोली। अब की ओमकार ने गुंजा को चिन्हने की नजर से देखा तो वह लजा कर पास में खड़ी हुई लड़कियों में दब गई। आधी रात बीत रही थी। आंगन में जलने वाले 2 पेट्रोमैक्स में से एक की रोशनी कम हो गई, इसीलिए पहले से कुछ अंधेरा हो चला था। रूपा ओमकार से गठबंधन किए झुकी हुई उसके पीछे खड़ी थी। नाव ने जल्दी करने को कहा तो गुंजा बोली, अभी तो चुमावन बाकी है। चुमावन अब कोहबर में होगी, यहाँ नहीं। चलो पहले कोहबर पूछ लेने दो। आगे आगे नाउन, पीछे ओमकार, उसके पीछे रूपा कोहबर घर की ओर बढ़े। अन्य लड़कियों के साथ गुंजा पहले ही कोहबर के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। द्वार रोके रहने से ओमकार को भी रुक जाना पड़ा। ओमकार, बगल में चंदन, पीछे रूपा और नाउन सभी रुक गए। द्वार रोके चौखट पर खड़ी गुंजा की ओर ओमकार ने ताका तो बोली, ये कोहबर का द्वार है पहुना, इसे ऐसे नहीं लांघने पाओगे, यहाँ द्वार पढ़ना पड़ता है। बात न समझ पाने के कारण ओमकार ने गुंजा की तरफ देखा तो बोली, पढ़े लिखे हो तो कोई दोहा, सवैया या कविताएं सुना दो। हाँ बचवा, कुछ सुना दो, कोहबर के द्वार की रस्म पूरी हो जाए। सास जी यहाँ दामाद को रुपए देती हैं। बगल में खड़ी हुई एक अधेड़ औरत ने कहा। आंखें नीची कर ओमकार कुछ सोचने लगा, किंतु चंदन कुछ सोचते हुए गुंजा को निहारने लगा। ओमकार की चुप्पी पर लड़कियों ने सम्मिलित चोटें की। बहिरे हो क्या पहुना, या अपनी बहन की याद आ रही है? हमें क्यों अपनी बहन की याद आई? हमारे तो कोई बहन ही नहीं है, हम तो दूसरे की बहन लेने आए हैं, चंदन ने तपाक से जवाब दिया। फव्वारे की तरह सभी औरतों के मुंह पर एकाएक हंसी फूट गई। बाप रे, बड़ा तेज है ये लड़का, 2-3 लड़कियां बोली। तुम्हारे भाई कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं, अब तुम बोलो, गुंजा ने चंदन को ताकते हुए कहा। ब्याह के पहले ये पता नहीं लगाया था? चंदन ने चट से प्रश्न किया। तो क्या हुआ, पहले नहीं लगा तो अब सबके बीच में लग जाएगा। तुम्हारा ब्याह अभी हुआ नहीं, तुम ही पढ़ दो, गुंजा बोली।
पढ़ दो बचवा तो तुम्हारा ब्याह गुंजा से हो जाएगा। पास में खड़ी हुई 50 साल की स्त्री बोली। जोड़ी भी अच्छी रहेगी, बर कन्या ने ब्याह के पहले ही एक दूसरे को देख लिया है। तभी ओमकार ने कुछ सवैया बुदबुदा दी। सास ने ओमकार के हाथ में रुपए दिए तो गुंजा बोली, और शैबाला? शैबाला कुछ नहीं पढ़ेगा, चंदन बोला। पढ़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, गुंजा अकड़ कर बोली। तुम तो हमारे स्कूल के मास्टर साहब की तरह हुक्म चला रही हो। और क्या, तुम्हारे मास्टर से कम थोड़े हैं, हमारे कहने से दुआर पढ़ो। एक उंगली से अपनी गर्दन ठोकती हुई गुंजा रौब से बोली। पढ़ो तो रुपए मिलेंगे। अच्छा बचवा, तुम ऐसे ही रुपए ले लो, चलो घर में। गुंजिया छोड़ दुआर, देर हो रही है, गुंजा की माँ बोली। देखा, रुपए तो चट से ले लिया, गुंजा बोली। चंदन मुस्कुराने लगा। लड़कियां हट गईं। ओमकार, चंदन, रूपा कोहबर में घुसे। 15-20 औरतों के बैठने लायक छोटा सा घर था। दरवाजे के सामने वाली पीली दीवार के पास मिट्टी का रंगा हुआ सफेद कलश रखा था। कलश के मुंह पर आम के हरे हरे पल्लव और पल्लव के ऊपर कलश का मुंह ढकने वाली छोटी ढकनी में भरा हुआ जौ और जौ के ऊपर घी से भरा हुआ एक दीपक जल रहा था। कलश के पीछे की दीवार लगभग 2 हाथ लंबाई चौड़ाई में गोबर से लिपी थी, जिस पर चूने से हाथ की कई थापें पड़ी थी। बगल में फूल की एक नई थाली में पूजा का सामान, धूप, अक्षत, रोली, दही, गुड़ और फूल पान रखे थे। जौ वाली ढकनी में जलती अगरबत्तियों की महक से घर सुवासित हो रहा था। चूंकि इस घर में केवल औरतें ही रहती हैं, इसीलिए पूजा का काम नाउन और पुरोहित की पत्नी करा रही थी। कलश के सामने ओमकार के बाई और रूपा और दाई और चंदन बैठे। इन तीनों को घेर कर बैठी लड़कियां और कुछ स्त्रियां। पूजा 15-20 मिनट में समाप्त हो गई तो गठबंधन खोलकर रूपा को उठाकर नाउन घर से बाहर लेकर चली गई। उसके बाद पंडिताइन भी उठती हुई बोली, अच्छा, अब हम लोगों का काम खत्म हुआ, बाकी रस्म तुम लोग पूरी करो। पंडिताइन के साथ प्रौढ़ स्त्रियां भी बाहर निकल गईं। रह गई गुंजा की सखियां और अगल बगल के घर की बहुएं। गुंजा, पहचानती हो इनको? एक लड़की ने चंदन की ओर इशारा किया। गुंजा मुस्कुरा पड़ी। यही है नाव वाले, हमें याद है, गुंजा बोली। अरे बाप रे बाप, बोलने वाली लड़की ने आंचल से अपना मुंह तोप लिया। गुंजा झटके से बाहर हो गई और 1 मिनट भर में पलट कर ओमकार के पीछे खड़ी हो उसके आगे हाथ में एक सुपारी बढ़ाती हुई बोली, पहुना, यह पूजा की हुई सुपारी है, इसे मुंह में रख लो। ओमकार गुंजा की हथेली से सुपारी लेकर अपने मुंह में रखने ही जा रहा था कि चंदन एकाएक बोल पड़ा, नहीं नहीं भैया, मुंह में सुपारी मत रखना। वाह, तुम क्यों मना करते हो? ये कोहबर की रस्म है, गुंजा कृत्रिम रूप दिखाते हुए बोली। कोहबर में झूठी सुपारी खिलाने की रस्म है, चंदन गुंजा को ताकते हुए बोला। झूठी? किसकी झूठी? तुम्हारी बहन की। ब्याह के दिन लड़की दिन भर मुंह में सुपारी रखती है, मुझे मालूम है, किसी और को चलाना। सारी लड़कियां हंस पड़ी। बाप रे, ये तो हर बार हरा देते हैं। गुंजा फिर कमरे से बाहर आ गई। चंदन पर फिर नींद का नशा चढ़ने लगा। वो रह रहकर झपकी लेने लगा। ओमकार ने उसे 2 बार जगाया चंदन, लेकिन अपने आप को रोक न पाया और दीवार के सहारे उड़क गया। गुंजा फूल की एक थाली चावल से भरकर ले आई और दूसरी खा ली। चंदन को देखती हुई बोली, अरे सो गए पहुना, तुमने भी नहीं रोका? और चंदन को झकझोरती हुई बोली, ए, यहाँ सोने आए हो कि बतियाने? मुझे उघाई आ रही है। उघाई आ रही है तो यहाँ सोने को नहीं मिलेगा, कोहबर में रात भर जगना पड़ता है। अभी से ये हाल है तो अपने ब्याह में क्या करोगे? लेकिन चंदन फिर दीवार के सहारे लुढ़क गया। अच्छा बच्चों, तो ये लो। और गुंजा ने बगल में लोटे में से एक चुल्लू पानी लेकर चंदन की नींद में माती आंखों पर छप्प से मार दिया। चंदन की झपती आंखें पूरी तरह से खुल गईं तो गुंजा अपने आंचल से चंदन की आंखें और मुंह पोंछने लगी। रंगी हुई नई साड़ी की गंध चंदन की नाक में भर गई, प्यारी सौंधी गंध। चंदन पूरी तरह जग गया। अरे अरे, मैं कोई बच्चा थोड़े हूं, और नहीं तो क्या, बच्चे के बाप हो। पास में बैठी हुई सारी लड़कियां हंसने लगी। झेपते हुए नीची आंखों से चंदन मुस्कुराने लगा तो गुंजा बोली,
यहाँ के लोगों को जान लो, ये बदामो है चाचा की लड़की, ये सूरज कुमारी है, ये परेमा हमारी सखियाँ। फिर अपने गर्दन ठोकती हुई बोली, और मेरा नाम गुंजा है, बहना की छोटी बहन हूँ। तुम्हारा नाम? तब से भैया चंदन चंदन कह रहे हैं, सुना नहीं तुमने? बाप रे, इसमें खिसियाने की क्या बात है? प्रेमा बोली। अच्छा तो लो, गुंजा बोली, इस थरिया का चावल अंदाज से बताओ कि कै अंजुरी है। क्यों? चंदन ने पूछा। पहले बताओ तो बताऊंगी। नहीं, पहले बता दो, चंदन बोला। बड़े जिद्दी हो। अगर अंजुरी से नापने पर तुम्हारा अंदाजा सही निकला तो तुम जीत गए, तब तुमको उतने रुपए मिलेंगे, और अगर गलत निकला तो तुम हार गए, और हार गए बच्चों तो जो मैं कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा। गुंजा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सिर हिलाती हुई गुंजा को चंदन ध्यान से देखने लगा तो वह कुछ लजा कर बोली, हमको क्या निहारते हो, बता के चावल नापो। भाई के सामने ऐसी बात सुनकर चंदन कुछ सहम गया, इसीलिए लाज को तोपने के लिए चट से बोला, 30 अंजुरी है। तो अब नापो, गुंजा बोली। चंदन अंजुरी से चावल नापने लगा। 5, 10, 20, 30, चावल 35 अंजुरी निकला। गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन बोला, मैं तो हार गया, बताओ मुझे क्या करना होगा। दूसरे से पूछकर हारी हुई शर्त पूरी की गई तो उसका क्या मोल, गुंजा ने कहा। तुम्हें न कहा था कि जो हारने पर जो कहूंगी करना पड़ेगा। अच्छा, कभी कहूंगी याद रखना। अब पहुना की बारी है, इनको भी नाप लेने दो। लो पहुना, अब तुम बताओ। तभी गुंजा की माँ ने 2 थालियों में खाना लेकर आई और एक थाली ओमकार की ओर, दूसरी चंदन की ओर रखती हुई बोली, रात भर यही होगा कि लड़के कुछ खाएंगे पिएंगी। मैं न देखूं तो इस घर में एक खर भी नहीं इधर से उधर हो। रूपा का भरोसा था सो चली, अब रह गई गुंजा, देखे नाव कैसे पार लगती है। गुंजा लोटा गिलास में पानी लेने चली गई। ओमकार और चंदन के आगे पानी रखने लगी तो गुंजा की माँ बोली, देख बैठ के ढंग से खिलाना, पहली बार पाहुन खाने में लजाता है। मैं जाती हूँ, भंडार सूना पड़ा है, सभी चीजें जहाँ की तहाँ पड़ी हैं। ओमकार ने 2 पूरियां रखकर बाकी निकाल दी। चंदन की थाली में 4 थी। ओमकार तो दोनों खा गया, पर चंदन 1.5 पूड़ी खाकर थाली अलग सरकाने लगा तो गुंजा ने थाली रोक दी। वाह रे बबुआ, यही मर्द बनते हो क्या? चंदन बोला कि 4 पूरियां तक नहीं खा सकते, अब यह प्रसाद किसके लिए छोड़ रहे हो? तुम्हारे लिए, चंदन ने धीरे से कहा। पास बैठी हुई लड़कियां मुस्कुराती हुई गुंजा का मुंह ताकने लगी, जो चंदन के इस उत्तर से एकाएक हल्के गुलाबी रंग से भर गया।